नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं अमरदीप सिंह आपके समक्ष जीएस की सभी क्लासें लेकर आऊँगा जो कि यूपी पीटी के लिए उपयोगी साबित होंगी। आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं इतिहास विषय पर। चूँकि आपको पता होगा कि इतिहास का पीटी की परीक्षा में लगभग 10 नंबर की हिस्ट्री आएगी और जीएस लगभग 50 नंबर का आएगा। जीएस में से 10 नंबर की हिस्ट्री है। चाहे आप एसएससी एमटीएस को लीजिए, रेलवे ग्रुप डी लीजिए या किसी कोर्ट के ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से और देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस तक हर परीक्षा में जीएस आती है। सामान्य अध्ययन हर परीक्षा में आता है यदि कुछ टेक्निकल एग्जाम्स को छोड़ दें तो, और जीएस में हिस्ट्री ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आज का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हम इससे पहले पाषाण युग इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि पीईटी की परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता ही सिलेबस में है। तो आपको हमारे चैनल पर सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी। और देखिए, ये वीडियो दो तरह से होंगी। पहली वीडियो में आपको समझाया जाएगा यानी सैद्धांतिक बातें बताई जाएंगी। ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी बुक से और ना ही किसी चैनल से। इस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो आप सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। अगली वीडियो जो हमारी आएगी, एक वीडियो तो सैद्धांतिक बातें बताएंगे हम उसमें यानी समझाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। अगली वीडियो में हम फैक्ट पर जोर देंगे। जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज यानी जितने भी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पर जोर दिया जाएगा अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आप लगभग 1 घंटे हमारे साथ जुड़े रहिए और सिंधु घाटी सभ्यता को आराम से समझिए। आपने इससे पहले भी बहुत सी वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की देखी होंगी, लेकिन हम आपको बिल्कुल इस तरह समझाएंगे जैसे आपकी समझ में आ जाए पूर्ण तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास तो काफ़ी पहले से है, पाषाण युग भी है, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करने से पहले मैं 1-2 मिनट आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए, इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा जो भाग है इसे आप इतिहास कह लीजिए या ऐतिहासिक काल। देखिए, ये आपको समझना जरूरी है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो और उसे पढ़ा भी ना जा सको। यदि लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होगा तो उसे पढ़ा कैसे जा सकेगा। जैसे पाषाण काल हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका हो। इसमें हम 2 पढ़ते हैं, एक तो सिंधु सभ्यता और एक वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध हो और उसे पढ़ा भी जा सका हो। इसमें जैसे गुप्त काल है या मौर्य काल है, जितना भी इतिहास है इससे आगे का वैदिक काल से, वो ऐतिहासिक या इतिहास उसे बोलते हैं। अब देखिए, समझिए, आप बोलेंगे कि वैदिक काल को ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक में कैसे रख दिया। वैदिक काल में तो हमारे पास बहुत लिखित साक्ष्य है, जैसे सारे वेद हैं, पुराण है,
महाकाव्य हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, आरण्यक है, काफ़ी ग्रंथ वैदिक काल में लिखे हुए हैं। तो इसे हमने आद्य ऐतिहासिक में कैसे बोल दिया? आद्य ऐतिहासिक का मतलब लिखित विवरण तो उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका हो। तो वैदिक काल को हमने आद्य ऐतिहासिक में इसलिए रखा है कि वैदिक काल में मौखिक रूप से कोई लिखावट नहीं थी, मौखिक रूप से बोलते थे वो। और जो जितने भी ये ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, वैदिक काल में किसी की भी रचना नहीं हुई, काफ़ी बाद में इनकी रचना हुई है। तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखते हैं। चलिए, ये बात बतानी ज़रूरी थी कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में आती है, क्योंकि इसका लिखित विवरण तो मौजूद है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता से लगभग 1921 ईस्वी से पहले हम ये समझते थे कि इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से होती है। यानी वैदिक काल से इतिहास की शुरुआत होती है, लगभग 1921 से पहले ये समझा जाता था, जब तक कि सिंधु सभ्यता का उत्खनन नहीं हुआ था। तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सिंधु या हड़प्पा का दौरा किया और बताया कि वहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। चार्ल्स मेसन वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के होने का कोई जानकारी दी। इसके बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जानकारी दी कि भारत में वैदिक काल से पहले कोई सभ्यता हो सकती है जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, लेकिन इस बात पर भी गौर नहीं किया गया। इसके बाद 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में क्या हुआ, कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर दो भाई थे, सगे भाई, वर्टन बंधु या जेम्स विलियम, इन्हें वर्टन बंधु भी बोलते हैं। जेम्स वर्टन और विलियम वर्टन, ये दो भाई थे। इन्होंने जानकारी दी कि जो रेल की पटरियों का कार्य था, वहाँ पर पत्थर बिछाए जाते हैं रेल की पटरियों पर। तो पत्थरों के लिए हड़प्पा जो ये नगर था, उस स्थल पर खुदाई का कार्य चल रहा था, पत्थर खुदाई का। ये पत्थर रेल की पटरियों पर डाले जा रहे थे। वहाँ पर इन्होंने देखा कि अचानक ईंट निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने रेल की पटरी के निर्माण कार्य में किया। इसकी जानकारी इन्होंने दी और लंदन में जाकर इन्होंने एक पत्रिका भी छपवाई, जिसमें इन्होंने भारत में कोई सभ्यता वैदिक काल से पहले होने के संकेत दिए। लेकिन इस बात पर भी अंग्रेज लोग जो थे वो समझते थे कि भारतीय लोग हमसे बाद में आए हैं, पिछड़े लोग भारतीयों को समझा जाता था। इसके बाद देखिए 1853 के बाद 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा से सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा का दौरा करते हैं और वहाँ पर देखते हैं ये अब क्या थे। 1853 में ये कुछ नहीं थे, लेकिन 1872 में ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनकर ये भारत में आए थे और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया था। इन्होंने बताया था कि भारत में
एक हड़प्पा सभ्यता हो सकती है, लेकिन इस बात पर भी कोई गौर नहीं किया गया। इसके बाद देखिए 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल बने, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। जॉन मार्शल ने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। तो वहाँ पर एक हड़प्पा, एक नगर, पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर से एक नगर निकल गया। इसलिए राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा नगर का उत्खनन करता माना जाता है। इस तरह से शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता की। 1921 में जाकर लोगों को पता लगा कि वैदिक काल से पहले भी भारत में कोई सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। अब देखिए, इसका 1921 में पता तो लग गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन इसका नामकरण कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं। पहला नाम है सिंधु सभ्यता, दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा यह सबसे प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का हम नामकरण आपको पढ़ा रहे हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। नामकरण में देखिए क्या है, ये जो सिंधु सभ्यता, इसका जो नाम पड़ा वो इसके जो अभी तक आज वर्तमान की यदि बात करें तो लगभग इसके 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है। यानी 2800 स्थलों पर इसका उत्खनन हो चुका है। जैसे हड़प्पा इसका एक नगर है, एक स्थल कह लीजिए, मोहनजोदड़ो है, रंगपुर है, लोथल है, कालीबंगा है। इसी तरह से 2800 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और ये जो स्थल खोजे गए थे या जिनका उत्खनन कार्य जो हुआ था, सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास हुआ था। इसलिए इसका पहला नाम जो सिंधु सभ्यता पड़ा, इसलिए पड़ा कि सिंधु नदी के आसपास जो स्थल निकल रहे थे ये सभी सिंधु नदी के आसपास थे। अब आगे चलकर क्या होता है कि कुछ नगर ऐसे निकलते हैं जो सिंधु नदी के आसपास नहीं है, वो सिंधु की सहायक नदियों के आसपास हैं। जैसे सिंधु की सहायक नदी जो होंगी, जैसे ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी होती हैं कुछ, इनके आसपास भी नगर निकलने लगे, तो इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोला जाने लगा। इसके बाद ये सिंधु नदी के आसपास नगर निकले थे तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता बोला गया। और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास स्थल उत्खनन कार्य हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। अब एक समय ऐसा आया कि ना तो सिंधु नदी वहाँ पर थी, ना वहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ थी, और वहाँ पर भी इसके स्थल निकले या स्थलों का उत्खनन हुआ। तो अब समस्या आ गई कि इसे सिंधु सभ्यता बोले या सिंधु घाटी सभ्यता बोले। तो जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था, यानी जिस स्थल का खोज सबसे पहले हुई थी, वो हड़प्पा था। हमने आपको बताया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा के नाम से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता बोला गया। अब ये
या सबसे प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए इसका हमने सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, लेकिन हड़प्पा सबसे प्रचलित नाम है। ये इसके नामकरण की बात हुई। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कांस्य युगीन संस्कृति या कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य का मतलब है कांस्य युगीन सभ्यता संस्कृति। कांस्य युगीन है जो कांसा है, कांसा धातु, इसका प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में था। कांसे का जो निर्माण होता है वो तांबा और टिन, इन दो धातुओं को मिलाने से कांसे का निर्माण होता है। अब देखिए, ये कैसी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन संस्कृति से बोलते हैं, लेकिन इसका कांसा इसमें बहुत कम पाया जाता है, इसमें तांबा पाया जाता है। तांबे के इसमें हथियार या औजार जो भी थे, तांबे का सबसे अधिक पाया जाता है, कांसे का कम। इसका क्या कारण है कि टिन जो धातु थी वो भारत में नहीं होती थी, इसका आयात किया जाता था। तांबा भारत में होता था, लेकिन टिन धातु का आयात अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अफ़गानिस्तान से टिन धातु का आयात किया जाता था, इसलिए लगभग ज़्यादा मात्रा में तांबे के बर्तन या तांबे के औजार मिले हैं, कांसे के बहुत कम मिले हैं। लेकिन कांसे की उन्हें जानकारी थी सिंधु वासियों को, इसलिए इसे कांस्य युगीन संस्कृति भी कहते हैं। अब देखिए, हम जान लेते हैं कि आयात कौन कौन सी वस्तुएं होती थी। या आयात की जाने वाली वस्तुएं वस्तु और देश, किस देश से या किस क्षेत्र से वो आयात की जाती थी, इसे हम देख लेते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं में, जैसे हमने आपको बताया कि टिन, तो ये जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, इसमें टिन ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात की जाती थी। तो टिन धातु ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात की जाती थी। तांबा खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से, और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, वहाँ से, और खेतड़ी राजस्थान से। चांदी का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। सोने का अफ़गानिस्तान, फ़ारस और दक्षिण अफ्रीका में कर्नाटक से। लाजवर्द का बदख्शां अफ़गानिस्तान से और मेसोपोटामिया से। देखिए, मेसोपोटामिया भी एक सिंधु घाटी सभ्यता की तरह एक सभ्यता है, और इसके समकालीन लगभग 4 सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता जो भारत में थी। फिरोजा का आयात ईरान से किया जाता था। शीशे का ईरान, अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत और राजस्थान से। शिलाजीत जो आयातित होती थी वो हिमालय क्षेत्र से। शिलाजीत आपने देखी होगी, वो हिमालय क्षेत्र में अब भी पाई जाती है। नील रत्न का जो आयात होता था वो बदख्शां अफ़गानिस्तान से। हरितमणि दक्षिण भारत से। शंख एवं कोडियाँ जो कि सौराष्ट्र, गुजरात से और दक्षिण भारत से। सैलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि ये धातु का आयात सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से होता था, तो इसलिए ये मैंने साथ ही साथ करवा दिए हैं। हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। अब बात आती है इसके काल निर्धारण की।
तो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण में इतिहासकार में विभिन्न मतभेद हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता का अलग अलग काल बताया है। काल निर्धारण, देखिए काल निर्धारण से पहले मैं एक बात 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे वो इतिहास तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उसने ईसा पूर्व और ईस्वी में या ईस्वी सन में कोई अंतर नहीं पता। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो बीच का पॉइंट है इसे हम या तो 0 मान ले, ये ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह का जन्म, अंग्रेज़ों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी तो वो ईसा मसीह के हिसाब से है। देखिए 0 से यदि हम राइट साइड चलते हैं तो 1 2 3 4 100 1000 1500 इस तरह करके आज हम 2000 हुआ। आज हम 2021 में हैं, आज 2021 है। और यदि हम इस साइड चलते हैं तो 1 2 4 100 1000 1700 2000 2500 3000 इस तरह से पीछे चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500, यदि हम इधर चलेंगे तो ईसा पूर्व बोलेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। जैसे आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और जो इधर चलते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, और इस साइड को बोलते हैं AD। तो सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 से और 1750 ईस्वी के बीच है, यानी यहाँ पर सिंधु सभ्यता थी। पहले हम समझते थे कि हमारे इतिहास की शुरुआत यहाँ से यानी वैदिक काल से होती है, लेकिन वैदिक काल से भी पहले सिंधु सभ्यता थी। अब चलिए देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या इसका सर्वमान्य काल बताया है। लेकिन सर्वमान्य तो अलग है, लेकिन हम इतिहासकारों के हिसाब से देखते हैं। इतिहासकारों के हिसाब से देखिए जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नामकरण भी किया था। सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा था। चूँकि जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो इसलिए सबसे पहले 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। यानी सिंधु सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच थी, ये जॉन मार्शल ने बताया। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच इसका काल बताया सिंधु सभ्यता का। इसके बाद अनरेस्ट मेके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच इसका काल बताया। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच इसका काल बताया। सीजे गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसके नाम बताया। और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच इसका काल बताया। लेकिन इसका जो सर्वमान्य काल है वो डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो इसका सर्वमान्य काल है C14 नवीन प्रणाली है, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर
डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसे आप याद कर लीजिए। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। यानी आपके परीक्षा में यदि प्रश्न आएगा तो आप 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताएंगे। ये डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने बताया था शायद 1961 ईस्वी में, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। तो यही इसका सर्वमान्य काल है। देखिए हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना, काल निर्धारण जाना कि इसका क्या काल है, इसका नामकरण कैसे पड़ा, ये सभी बातें जानी। अब हम जानते हैं इसका विस्तार कहाँ तक था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अभी तक लगभग 2800 से अधिक स्थलों का उत्खनन हो चुका है। और आज़ादी से पहले जो उत्खनन कार्य हुआ था सिंधु सभ्यता में, वो लगभग सभी स्थल, यदि एक दो स्थल को छोड़ दें तो सभी स्थल पाकिस्तान में चले गए थे। ये जो आज भारत में आप स्थल देखते हैं ये आज़ादी के बाद इनका उत्खनन हुआ है। आज़ादी से पहले के स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। देखिए इसका जो उत्तरी या भारत का, यदि भारत के मैप से आपको समझाऊं, देखिए भारत के मैप के हिसाब से इसका जो उत्तरी छोर है वो जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है, वहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। मांडा। और इसका जो दक्षिणी छोर है वो महाराष्ट्र में दैमाबाद। यदि इसके पूर्वी छोर की बात की जाए तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। यदि इसके पश्चिमी छोर की बात की जाए तो बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान। देखिए मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, J&K में। उत्तर प्रदेश के यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर है। और महाराष्ट्र में देखिए ये नाम लिखने में दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आप ये नहीं समझना, मैंने पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पर ये। और ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान में है। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। यदि हम इनको मिलाते हैं तो एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। इसे ऐसे मिला दीजिए तो ये त्रिभुज की आकृति प्राप्त हुई। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल